माई सेल्फ डॉक्टर वसुंधरा शर्मा और आई एम स्पेशलाइज्ड इन नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर। सर मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़ को क्योर किया है, जैसे अर्थराइटिस बोलें, अस्थमा बोलें, बालों का झड़ना आजकल 18 इयर्स के लड़कों से लेकर 30 इयर्स के लड़कों को बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्ने, पिंपल्स, मेंटल स्ट्रेस में भी काफ़ी कारगर इलाज कर लेती हूँ मैं नेचुरोपैथ के थ्रू। डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, लीननेस जिसको पतलापा कह सकते हैं, इन सारे रोगों में मैं काफ़ी सक्षम रही हूँ। मेरा मानना ये कि जो दवा है किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता। दवा एक प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी कोई भी इंसान बनाता है, उसको मार्केट में सेल आउट करना चाहता है, क्योंकि दवा से तो हमारा शरीर बना नहीं है। हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है और जिन गलतियों से रोग उत्पन्न हुई है उसको करेक्ट करने से ही कोई भी डिजीज़ का समाधान होता है। तो मैं तो पहले करती हूँ कि पहले एक लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करती हूँ, जो फॉल्ट है उसको करेक्ट करती हूँ, साथ में एक्यूप्रेशर टीच करती हूँ। तो उससे कोई भी रोग हो, मैं बोलती हूँ दुनिया का कोई भी रोग हो, वो सतह ठीक हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। और हर किसी का प्लान रहता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ उसे कोई भी बीमारी नहीं हो। लेकिन आज जैसे कि मैम वर्ल्ड हार्ट डे है, आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप बताइए, जैसे कि हार्ट डिसीज आजकल यंगस्टर्स में बहुत बढ़ चुकी है, तो एक्यूपंक्चर के थ्रू आप उसे कैसे ट्रीट करती हैं? मैं तो वैसे एक्यूप्रेशर करती हूँ। एक्यूप्रेशर इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि निडल पंक्चर जो उसमें निडल इंसर्ट की जाती है, जो कोई विलिंगली करता भी है और कोई विलिंग नहीं कर पाता है, तो प्रेशर ज़्यादा आसान रहती है। हार्ट की जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से, डाइट जो है वो इनकरेक्ट होने की वजह से और मेंटल स्ट्रेस लेने से होती है। बेसिकली कारण कुछ भी हो, हार्ट की जो डिजीज़ होती है उसको एक्यूप्रेशर से कोई भी कारण हो बहुत आसानी से हटाई जा सकती है। उसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं, जैसे हार्ट के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिसको आदमी निरंतर दबाए। कुछ नहीं कि एक दिन में जादू हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, निरंतर आदमी 2-3 महीने उसको दबाए तो जो हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां वो ले रहा है वो उसकी बंद हो जाएगी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। सीरियसली अगर बात करी जाए ना अलग अलग डिसीज़ की, लेकिन हार्ट डिसीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, हमारे जो दादा दादी या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार उनको भी ऐसे डिसीज़ हो जाती है। तो देखते हैं कि हम उनके कबॉर्ड में बहुत सारी मेडिसिन रखी रहती है, अलग अलग टाइम पर उन्हें लेना पड़ती है। कुछ इतनी स्ट्रांग होती है, एंटीबायोटिक्स रहती हैं कि उन्हें दूध के साथ या फिर पर्टिकुलर गर्म पानी के साथ लेना पड़ता है। और मैम अगर आज की लाइफ स्केड्यूल की बात करी जाए ना, हर किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो दवाई ले पा रहा, और कहना चाहिए ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, घर पर्सनल लाइफ भी संभालना होती है। तो अब बिल्कुल 10 बजे दवाई लेना है, 11:30 पे लेना है, 3 बजे लेना है, याद नहीं रह पाता। लेकिन नेचुरल थेरेपिस्ट होने के नाते, नेचुरोपैथ होने के नाते आप इस बात से बिल्कुल निजात दिला देती हैं लोगों को कि उन्हें दवाई बिल्कुल नहीं खाना है। उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कि जो दादी माँ के नुस्खे हुआ करते थे ना, जो हम पहले बुकों में पढ़ा करते थे, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे ट्रीटमेंट उसे ठीक करवा सकते हैं। तो बताइए कि जैसे कि एज ए नेचुरोपैथ आप क्या मानती है कि मतलब कितनी जल्दी यहाँ पर असर दिखना हो जाता है स्टार्ट हार्ट डिसीजेज में? हार्ट डिजीज़ में डिपेंड करता है कि उसकी डेप्थ कितनी है ना, डिजीज़ उसको कितनी प्रोमिनेंटली हुई है, शुरुआती है, मिडिल स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में। क्रॉनिक स्टेज के केसेस में मैं प्रेफर करती हूँ निरंतरता में रखी जाए, और फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो लंबा समय खींच जाता है, इसलिए वो उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। इनिशियल स्टेज वाले को 2-3 महीने में बहुत अच्छा फ़र्क आ जाता है, और माना जाए कि मिडिल स्टेज में थोड़ा और टाइम लगता है, और जो क्रॉनिक है थोड़ा लंबा टाइम लेता है। मान के चले कि 7-8 महीने में क्रॉनिक से क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ कैन बी क्योर्ड अप। या बेसिकली शी वांट टू से कि सारे क्योर अवेलेबल हैं एलोपैथी में नहीं बल्कि नेचुरोपैथी में। जी हाँ, कॉज एलोपैथी रहता है, यूनानी रहता है, होम्योपैथी रहता है, आयुर्वेदिक रहता है। आपने बहुत सारे इलाज करा लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा अपनी डिसीज़ यानी कि हार्ट डिसीज़ या कोई भी डिसीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए। आज जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे, आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। 17.3 मिलियन लोगों को साल भर में उनकी डेथ हो जाती है हार्ट डिसीजेस के कारण। इसके साथ बात करी जाए, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। आप पार्टी करने जाते हैं या फिर कहीं पर भी एंजॉय करने जाते हैं, फास्ट फूड कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने बारे में भूल ही जाते हैं यार कि आप अपना ध्यान रख ही नहीं पाते, और ये सब जो आप फैटी फूड खाते हैं इसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो मैम जैसे कि नेचुरोपैथ हैं, तो बताइए कि डाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने में? कॉज कहते हैं कि आप यू लुक व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू ईट। तो आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी इस बारे में बताना
कि आपने देखा हो कि जो आदमी अपना ख्याल रखता है इवन 80-90 ईयर्स की भी एज में वो फिट और मेंटेन रहता है, और जो आदमी अपना ख्याल नहीं रखता वो देखेंगे 30 की अवस्था में 50-60 का दिखने लग जाता है। तो इट मैटर्स, लाइफस्टाइल एंड डाइट मैटर्स, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। मैं सिर्फ डाइट में भी नहीं, जैसे रॉन्ग हैबिट्स होती हैं जैसे अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको कंजप्शन, उसमें भी मैं रोक लगाने की काउंसलिंग करती हूँ। एक्चुअली इंसान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता, वो चाहता है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ तो करूँ जो भी परिणाम हो, और फिर दर्द होता है, तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दवा जरूर लिख सके, डॉक्टर का काम है दवा लिखना, वो लिखेगा, बट द थिंग इज कि जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं जिस वजह से वो कारण उत्पन्न हुई है तो करेक्शन हो ही नहीं सकता। तो उसमें बेसिक रीज़न तो यही होगा कि आप उसको पहले करेक्ट कर लें। लाइफस्टाइल में मेरा मानना है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण टाइम्स हैं, और उसको भी अगर आप स्किप करते हैं, आधा घंटा तक चलता है, उसके आगे पीछे लेते हैं तो वो भी मायने रख जाती है। जैसे मतलब 1:30 बजे लंच का टाइम है और आप ले रहे हैं उसको 3:30-4 बजे, सो दैट इज़ ऑल्सो बैड। ब्रेकफास्ट का टाइम है आपका 8 से 9, मैक्सिमम 10 o'clock, और आप उसको 12 बजे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो गड़बड़ाएगा। मेटाबॉलिज्म में जब जो फूड की रिक्वायरमेंट है बॉडी को उस टाइम पे देंगे तो ही हमारा बॉडी उस हिसाब से करेक्टली फंक्शन करेगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर डिजीज़ फ्री रहना है तो बस अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो या तो दवा खा के रह लें या सही ढंग से खाना खा के स्वस्थ रहें। हर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, प्लान करता है, लेकिन जी नहीं पाता, कॉज आज की इतना बिजी स्केड्यूल है। अपना ध्यान रखना तो दूर, हम खुद के बारे में सोचना तक छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस बात के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कॉज फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रखेंगे ना तो आप हार्ट डिसीज से नहीं, इसके अलावा बहुत सारी डिसीजेज से बिल्कुल दूर दूर का नाता नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात करी जाए फिजिकल एक्टिविटी की मैम, जैसे कि हमें पता है कि साइकिल चलाना या फिर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। इवन हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहते हैं कि आप खेला करो, आप मतलब अपने आप को इंडल्ज रखा करो फिजिकल एक्टिविटीज़ में। लेकिन उस समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हो, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जब हम करते हैं, तो आपको क्या मानना है फिजिकल एक्टिविटी डज इट इम्पोर्टेंट इन एनी डिसीज? फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत मायने रखती है सर, क्योंकि शरीर को फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो हम खाएं उसको जलाएं, वो बहुत मायने रखता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं कि जिम जाया जाए या जॉगिंग की जाए या मॉर्निंग वॉक रेगुलर, क्योंकि ये रेगुलरली नहीं होता। कई बार विंटर हो गया, कई बार ये रेनी सीजन हो गया, तो कंटिन्यूटी में नहीं रह पाती। कोई नहीं कि जॉगिंग जाना है तो डिस्टेंस ही कवर करें, घर में भी बैठ के जॉगिंग, एक जगह बैठ के खड़े होकर के आप दौड़ सकते हैं। और ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वो भी सॉर्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेग स्ट्रेचिंग होती है, लेटे लेटे लेग स्ट्रेचिंग, दैट इज़ मोर पावरफुल दैन गोइंग टू जॉगिंग एंड जिम। सो हमें वो तरीका नहीं मालूम होता, हम जो पॉपुलैरिटी रहती है उस पर फोकस करते हैं कि यार आज जिम में लोग पतले होते हैं तो वहाँ जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक से। बट वो ये नहीं सोचते कि क्या घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ों से हम समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। बस वो फिजिकल अलर्टनेस होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कैसे करना है। अब रेनी सीजन में मुझे मालूम है कि बारिश हो रही है और मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, तो घर में ही एक जगह पे खड़े जॉगिंग कर लो, दैट्स इट। एक्सरसाइज के लिए जिम में नहीं जा पा रहे हैं तो जो जिम की एक्सरसाइज आप वहाँ करते हो, जो सामान को उठा के करते हो, उसी प्रोसेस को बिना सामान के उठाए भी करते। जैसे लेग अपवर्डिंग का है, ये पाँव को स्ट्रेच करके नीचे झुकने का है। तो ये जो एक्सरसाइज हैं ये ना सिर्फ आपको वेट रिड्यूस करते हैं, मतलब बहुत सारे रोगों से लड़ते भी हैं। और स्पाइन करेक्शन, आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो स्पाइन करेक्शन में भी वो बहुत मदद करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान को आज गाड़ी हर इंसान चलाता है, कहीं ना कहीं उसको एक्सीडेंट हुई रहती है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इतनी आ रही है, नर्व कंप्रेस्ड हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद भी परेशान। सो व्हाट इज़ दिस? शरीर को जो नुकसान हो उसको भरो ना, दवा क्या कर लेगा उसमें। तो मेरा कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, वो तरीका आना चाहिए। कोई जो नहीं कि हम जिम जाके 10,000 खर्च करें, 20,000 खर्च करें तो ही, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। बट हमें वो टेक्निक आना चाहिए कि हाउ कैन वी डू इट, वेदर कैन वी डू इट एट होम और नॉट।